नमस्कार दोस्तों, जैसा कि भाई इससे पहले आपने पुरापाषाण काल के बारे में पढ़ा। पुरापाषाण काल में मनुष्य या आदि मानव कैसे आग जलाना सीखा था, कैसे उसने पत्थर के हथियार बनाए थे या औजार बनाए थे, उपकरण बनाए थे। अब उससे आगे हम पुरापाषाण काल से आगे बढ़ते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो मध्यपाषाण काल पे हम बात करने वाले हैं। मध्यपाषाण काल में आदि मानव का विकास कैसे होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भाई मध्यपाषाण काल में अब तक आपने जाना पुरापाषाण काल में कि जो मानव था वो गुफाओं में रहना शुरू कर दिया था। मानव ने पहले खुले आकाश में रहता था, धीरे धीरे वो गुफाओं तक पहुंच चुका था। अब मध्यपाषाण काल में क्या बदलाव होते हैं? मानव अभी तक आग का आविष्कार करके पक्का मांस खाने लगा था, ठीक है। इसके अलावा वो कंदमूल, छाल, फल आदि खाता था। अब मध्यपाषाण काल, ठीक है, मध्यपाषाण काल में हम बात करने वाले हैं। मध्यपाषाण काल, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है मध्यपाषाण काल। तो भाई मध्यपाषाण काल, इसकी जो तिथि है या इसका जो कालखंड निर्धारित किया गया है वो कितना है? तो मध्यपाषाण काल चलता है, हमारा पुरापाषाण काल कब से कब तक चला था? जो पुरापाषाण काल चला था वो कब से कब तक चला था? तो जो पुरापाषाण काल चला वो चला था 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। अब मध्यपाषाण काल जो चलता है वो कब से कब तक चलेगा? 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व से, और ये चलेगा हमारा 4,000 ईसा पूर्व तक। 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का जो कालखंड है उसे क्या बोला जाता है? उसे मध्यपाषाण काल बोला जाता है। अब मध्यपाषाण काल पर हम चर्चा करते हैं। इस काल में क्या क्या आदि मानव में बदलाव हुए, क्या औजारों में परिवर्तन आया, क्या नहीं आया। तो वही मध्यपाषाण काल में सबसे पहली विशेषता यह है कि मध्यपाषाण काल में मानव ने जो हथियार बना रहा था, औजार बना रहा था, उपकरण बना रहा था, उनका आकार जो है थोड़ा छोटा कर दिया। मध्यपाषाण काल के उपकरण पुरापाषाण काल की तुलना में छोटे हो गए थे। पहला फैक्ट तो यही है कि मध्यपाषाण काल के जो उपकरण थे वो पुरापाषाण काल की तुलना में थोड़े आकार में छोटे हो गए थे और नुकीले हो गए थे। पुरापाषाण काल का जो औजार थे, जो हथियार थे, जो उपकरण थे, वो बेडोल और बोहड़ी आकृति के थे, नुकीले नहीं थे, वही पैने नहीं थे। लेकिन मध्यपाषाण काल के औजार पुरापाषाण काल के औजारों की तुलना में नुकीले हो गए और वो आकार में छोटे हो गए थे। कुछ छोटे हथियार जो है मध्यपाषाण काल में मानव ने जो है बनाए थे। इस समय में या इस काल में, मध्यपाषाण काल में, जो पर हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। मध्यपाषाण काल में परिस्थिति तंत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जलवायु थोड़ी गर्म हुई। इस काल में जलवायु में परिवर्तन आया, जलवायु गर्म हो गई और जो पर्वतों पर, पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी वो बर्फ पिघलने लगी। मध्यपाषाण काल की घटना बता रहा हूँ कि जलवायु में थोड़ा बदलाव आया, जलवायु थोड़ी गर्म हो गई और जो पर्वत और पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी वो पिघल गई। जब बर्फ पिघलेगी तो पानी बनेगा, पानी कहाँ जाएगा? ढालों की तरफ। भाई पानी, जल जो जाएगा कहाँ जाएगा? जिधर ढाल होगा। तो जो जल था, जो बर्फ का जल बना, वो किधर आया? वो मैदानों की तरफ आया, ठीक है। और जब वो जल मैदानों की तरफ आया तो मैदानों में उस जल से नमी प्राप्त हुई, भूमि गीली हो गई, ठीक है। भूमि को जल मिल गया और भूमि को जल मिलने से क्या हुआ? वहां पर बड़े बड़े घास के मैदान जो है वो उगाए या उनका निर्माण हुआ, ठीक है।
मध्य पाषाण काल में हमारी जलवायु में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। जलवायु गर्म हो गई। गर्म होने से क्या होता है, जो पहाड़ों पर बर्फ थी वो पिघल गई। पिघलने से उनका पानी बना बर्फ का, और पानी बनने के बाद वो बर्फ कहाँ चली गई, मैदानों में चली गई। और मैदानों में जाकर बर्फ जैसे ही मैदानों में पानी के रूप में पहुंचती है तो वहां से क्या हुआ, वहां पे घास उगाई। घास के मैदानों का बड़े बड़े घास के मैदानों का निर्माण हुआ था। अब भी आप देखते हैं, अब जैसे गर्मी आएंगी, गर्मियों में यदि जल नहीं मिलेगा तो जो आपके घास के जो मैदान है, जहाँ पे घास पाई जाती हैं, वह आपने देखा भी होगा, तो घास क्या होगा, सूख जाएगी। लेकिन बारिश पड़ जाए तो घास कैसी हो जाएगी, घास में एक अलग ही रंग आ जाएगा, बिल्कुल हरी रंग की घास जो है आपको दिखाई देगी। तो इसी प्रकार उस समय जैसे ही मैदान तक पानी पहुंचा तो उसमें बड़े घास के मैदानों का विकास होता है मध्य पाषाण काल में। जब मैदान बने तो फिर क्या हुआ, उन मैदानों को चरने के लिए भेड़ बकरी जैसे जीव जंतुओं का धरती पर जन्म होता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल में उन मैदानों को चरने के लिए, घास को खाने के लिए भेड़ बकरी ऐसे जो छोटे छोटे जानवर थे, खरगोश वगैरह, इनका जो है वहां पर जन्म होता है। इसी समय जो घास के मैदान पैदा हुए थे, जो घासें उगी थी, इन घासों में कुछ घासें आज का जो अनाज है उनकी पूर्वज मानी जाती हैं। पुरातत्वविदों का मानना ये है, जो पुरातत्विक वैज्ञानिक होते हैं उनका ये मानना है, जो वो अपने आप जो घास उगी थी, जो मैदान घास के अपने आप उगे थे, उनमें कुछ आज के जो अनाज है जैसे गेहूं, चावल, जौ, इनके भी पूर्वज उनमें जो है माने जाते हैं। यानी कि कहने का अर्थ ये है, जो गेहूं, चावल, जौ हैं, ये उस समय उन घास के मैदानों में अपने आप दिखाई देते हैं। यानी कि जौ, गेहूं के जो पौधे हैं वो भी उन घास के मैदानों में अपने आप उगे थे। ये ऐसा माना जाता है कि वो अपने आप उगे होंगे। ठीक है, अब घास के मैदान उग गए, इनमें कुछ गेहूं, जौ, मतलब जौ, चावल, इनके पौधे भी इन घास के मैदानों में उगे होंगे, ऐसा इनका मानना है। जो पुरातत्विक शास्त्र होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो ऐसा मानते हैं। और मानव ने जब देखा कि ये घास के मैदान अपने आप उगे हैं, या फिर मानव ने अनुमान लगाया, तो इनमें से जो गेहूं और जौ और आपके जो चावल थे, उनको मानव ने इकट्ठा करना शुरू कर दिया उन मैदानों से। और इकट्ठा करके मानव क्या बन गया, संग्राहक बन गया। मानव इकट्ठा करके उन्हें खाने लगा। अभी मानव ने खेती नहीं करी, अपने आप जो उगे हुए अनाज थे, जो घासों के रूप में आज के अनाज उस समय घासों के रूप में उगे थे, उनको मानव ने इकट्ठा करके उन्हें खाने लगा था। ठीक है, इसी काल में और बहुत सारी विशेषता देखने को मिलती हैं। मध्य पाषाण काल में जो मानव था, मानव ने पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया था। मानव पक्षियों का शिकार भी करने लगा था। अब से पहले मानव पशुओं का शिकार करता था, लेकिन अब आकाश में उड़ने वाले पक्षियों का भी मानव ने शिकार करना शुरू कर दिया था। और इसके शिकार करने के लिए मानव ने क्या बनाया था, इसके शिकार करने के लिए मानव ने प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास किया था। प्रक्षेपास्त्र तकनीक, तो ये पूछा जा सकता है, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास किस काल में देखने को मिलता है, मध्य पाषाण काल में। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार। प्रक्षेपास्त्र, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, जो फेंक कर हथियार चलाए जाते हैं, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, जो फेंक कर हथियार चलाए जाते हैं, वो किस काल में विकसित किए गए थे मानव द्वारा, किस काल में बनाए गए थे, मध्य पाषाण काल में। पक्षियों का शिकार मानव ने इस काल में किया था। पक्षियों के अलावा मछली पकड़ना, मछलियां भी इसी काल में आदि मानव ने पकड़ना शुरू करा था। मछली और पक्षियों का जो शिकार करा था मानव ने इस काल में किया था। और फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, जो फेंक कर चलाए जाते थे, उनका विकास भी इसी काल में किया, क्योंकि भाई पक्षियों का शिकार करना है तो हमें ऐसे हथियार चाहिए जिन्हें फेंक कर चलाया जा सके। ठीक है, तो ऐसे हथियारों का इस काल में विकास हुआ। छोटे छोटे उपकरण बनाए गए, जैसे चाकू किस काल का है, मैंने बताया ना कि मध्य पाषाण काल के जो हथियार थे, जो उपकरण थे, वो पुरापाषाण काल की तुलना में छोटे हो गए। इसमें छोटे छोटे उपकरण बनाए गए थे, जैसे कि आपका चाकू। ठीक है, मछलियों का शिकार करना, मछलियों को पकड़ना, पक्षियों का शिकार करना, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार, सब यहाँ की विशेषता है, जो मध्य पाषाण काल की विशेषता है ये सब। तो जब भेड़ बकरियों का जन्म हुआ, क्योंकि घास के मैदान निर्मित हो चुके थे, जब घास के मैदान निर्मित हुए तो उनको चरने के लिए क्या है,
प्रकृति ने उनको चरने के लिए क्या जन्म दिया, भेड़ बकरी आदि, इनका जन्म हो जाता है। तो मानव ने जब भेड़ बकरियों का जन्म हुआ तो मानव क्या करेगा, मानव इनको पालतू बनाएगा, मानव ने इनको पालतू बना लिया। तो यहां से सवाल आता है कि किस काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो पशुपालन जो शुरू करता है मानव कब कर रहा है, मानव यहाँ पशुपालन शुरू कर चुका था, ठीक है, मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया था इसमें। और सर्वप्रथम मानव ने कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था, कुत्ता। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम पालतू पशु कौन सा था, कुत्ता। तो मानव ने मध्य पाषाण काल में पशुपालन शुरू कर दिया, क्योंकि भाई पहले मैदान निर्मित हुए, मैदानों के बाद भेड़ बकरियों का जन्म हुआ, भेड़ बकरियों को कौन पालेगा, मानव पालेगा। तो मानव ने इस समय पशुपालन शुरू कर दिया। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के जो साक्ष्य है वो हमें प्राप्त होते हैं। कभी कभी सवाल आता है कि मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो भाई पशुपालन के साक्ष्य जो मिल रहे हैं वो हमें दो जगह से मिलते हैं। नंबर एक बागौर जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है बागौर, ठीक है। यहां से हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नंबर एक तो ये है। ऐसे भी सवाल आ सकता है कि ये बताइए पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो आप कहेंगे बागौर जो कि राजस्थान में है, भीलवाड़ा जिले में। इसके अलावा आदमगढ़, नंबर 2 आदमगढ़ कहाँ पे है, आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है आदमगढ़, ठीक है। आदमगढ़ कहाँ पे है, आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में। तो इन दोनों जगह से मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है होशंगाबाद जिला, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिला है, वहां पर है ये आदमगढ़, ठीक है। तो जो पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें मध्य पाषाण काल में, वो कहां से प्राप्त होते हैं, पशुपालना उन्होंने शुरू कर दिया। बागौर जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है, यहाँ से हमें पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। ये सवाल जो है आया हुआ है, ठीक है, कि कहाँ से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हमें पशुपालन के साक्ष्य दो जगह से प्राप्त हुए, बागौर राजस्थान से और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। मानव ने मध्य पाषाण काल में पशुपालन का कार्य शुरू कर दिया था और इस समय पक्षियों का शिकार शुरू कर दिया था, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियारों का विकास हो चुका था। इस काल के जो हथियार थे वो पूरा पाषाण काल के हथियारों की तुलना में नुकीले हो गए थे, ठीक है, और कुछ आकार में भी उनका आकार जो है वो छोटा हो गया था। मानव ने उनका आकार छोटा कर दिया था, ठीक है। कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू पशु मानव ने जो है बनाया था। इसके अलावा इस शासन काल में मानवीय आक्रमण भी देखने को मिलते हैं। मानवीय आक्रमण यानी कि मानव में आपस में आक्रमण होने लगे थे, जिन्हें हम मानवीय आक्रमण कहते हैं। तो मानवीय आक्रमण भी मध्य पाषाण काल की विशेषता है। मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम मानवीय आक्रमण के जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मानवीय आक्रमण इस काल में शुरू हो गए थे और मानवीय आक्रमण के जो सर्वप्रथम हमें साक्ष्य मिले हैं वो मानवीय आक्रमण के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं, यानी कि मानवीय आक्रमण का अर्थ है मानवों में आपस में युद्ध होने लगे थे और इस युद्ध के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो कहां से मिले हैं, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय से मिले हैं हमें इसके साक्ष्य। मानवीय आक्रमण के साक्ष्य कहां से मिले हैं, सराय नाहर राय यहां से मिले हैं। कहां पे है ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है सराय नाहर राय, ठीक है। यहां से हमें मिले हैं मानवीय आक्रमण के साक्ष्य। पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य बागौर और आदमगढ़ से मिले हैं। मानवीय आक्रमण के साक्ष्य सराय नाहर राय से मिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है। सराय नाहर राय कहां है, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के निकट है। इस काल में एक और विशेषता है, मानव के अस्थि पंजर भी इसी काल की विशेषता है। मानव के अस्थि पंजर भी मध्य पाषाण काल में ही मिलने शुरू हुए थे, ठीक है। मानव के अस्थि पंजर कब शुरू हुए थे, मध्य पाषाण काल में ही मिलने शुरू हुए थे। मानव के अस्थि पंजर जो मिलने शुरू हुए हैं वो मध्य पाषाण काल से ही मिलने शुरू हुए हैं, ठीक है। अब इस काल के हम थोड़े हथियार देख लेते हैं जो उपकरण थे।
तो इस काल के उपकरणों की बात करें तो टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, इस काल के जो हथियार थे, इस काल के हथियारों में टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, टेढ़े ब्लेड, छिद्रक और स्क्रैपर, टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, बेधक, 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 चांद्रिक, चांद्रिक, टेढ़े ब्लेड, छिद्रक, स्क्रैपर, भेदक और चांद्रिक मध्यपाषाण काल के प्रमुख हथियार थे। ठीक है, अब कुछ स्थल देख लेते हैं, कुछ स्थल देख लेते हैं मध्यपाषाण काल के कुछ स्थल। आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पे है? आदमगढ़ एमपी में, मध्य प्रदेश में है आदमगढ़। आदमगढ़ मध्य प्रदेश। आदमगढ़ के अलावा एक भीमबेटका की गुफा, भीम बेटका की गुफा, भीमबेटका, आदमगढ़ और बाघोर, बाघोर। अभी ऊपर बाघोर बताया है, बाघोर अलग है और बाघोर अलग है। ये सब कहाँ के स्थल हैं? ये सब एमपी के स्थल हैं, मध्य प्रदेश के। ठीक है, अब आते हैं राजस्थान की बात करते हैं तो बागोर, बागोर कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये कहाँ के स्थल है? मध्यपाषाण काल के स्थल है बागोर, जो कि राजस्थान में है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? बागोर से यहाँ से मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, मानव कंकाल मिले हैं। कृषि के साक्ष्य मैंने अभी आपको बताया, कृषि नहीं सॉरी पशुपालन, मानव कंकाल मिले हैं यहाँ से। मानव कंकाल, मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं बागौर, राजस्थान से। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थल हैं? मेहदहा, मेहदहा, यहाँ आगे बताएंगे इसके बारे में, बहुत प्रसिद्ध है ये। ठीक है, चौपानी मांटो, चौपानी मांटो, चौपानी मांटो, चौपानी मांटो, चौपानी मांटो कहाँ पे है? ये मेजा तहसील में है, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में एक तहसील है मेजा तहसील, मेजा तहसील इलाहाबाद, मेजा तहसील इलाहाबाद, मेजा तहसील इलाहाबाद में है ये चौपानी मांटो। चौपानी मांटो से क्या मिले हैं? यहाँ से नरकंकाल मिले हैं, नरकंकाल, यहाँ से नरकंकाल मिले हैं। ठीक है, अभी बताया ये सराय नाहर राय प्रतापगढ़ के निकट है। यहाँ के जो उपकरण मिले हैं, इनके अलावा आप इसमें लिख सकते हैं सराय नाहर राय, जहाँ से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो हथियार प्राप्त हुए हैं, वो समबाहु त्रिभुज की आकृति में हमें मिले हैं। सराय नाहर राय लिख सकते हैं इनमें। ये सारे कहाँ के स्थल हैं? ये सभी जो दोनों स्थल हैं कहाँ के हैं? ये उत्तर प्रदेश के स्थल हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, बिहार, चलो बिहार के स्थल यहाँ लिख देते हैं। बिहार, बिहार से भी एक स्थल प्राप्त हुआ है, पायसरा, पायसरा मुंगेर जिले में पड़ता है, वर्तमान में बिहार के में, वर्तमान में बिहार के मुंगेर जिले में है पायसरा। जो पायसरा स्थल है ये किस काल का माना जाता है? मध्यपाषाण काल का। तो ये सभी जितने भी स्थल हैं कहाँ के हैं? ये सभी जितने भी स्थल हैं ये सभी मध्यपाषाण काल के हैं। आदमगढ़ भीमबेटका बाघौर मध्य प्रदेश में है, बागौर राजस्थान में जहाँ से मानव कंकाल मिले हैं, मेहदहा और चौपानी मांटो, और यहाँ लिख सकते हैं तीसरा सराय नाहर राय, ये तीनों कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चौपानी मांटो से नरकंकाल मिले हैं। सराय नाहर राय से जो उपकरण मिले हैं वो त्रिभुज आकृति में है। ठीक है, ये हो गया आपका मध्यपाषाण काल। जो मध्यपाषाण काल की विशेषता थी वो सब बता दी गई है। अब सवाल ये आता है कि मनुष्य, क्योंकि नवपाषाण काल पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा और जानना है
कि मनुष्य खेती करना कैसे प्रारंभ की थी। मनुष्य ने खेती करना कैसे प्रारंभ किया, क्योंकि भाई मध्य पाषाण काल के तुरंत बाद नव पाषाण काल जब माना जाता है जब मनुष्य पूरी तरह से भलीभांति खेती कर चुका था। जब मनुष्य ने भलीभांति खेती करना शुरू कर लिया था या खेती करना जान लिया था, तभी से नव पाषाण काल का प्रारंभ माना जाता है, या तब से ही नव पाषाण काल शुरू माना जाता है जब मनुष्य भलीभांति खेती करना जान चुका था। तो खेती करना मनुष्य कैसे सीखा, क्या विचार है इसके बारे में। तो पुरातत्विक शास्त्री हैं, जो पुरातत्विक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अनुमान लगाया, जैसे मैंने भी आपको कुछ समय पहले बताया कि भाई अनाज के जो आज के अनाज है वो उस समय घासों के रूप में उगे थे मैदानों में अपने आप। मनुष्य ने उन्हें इकट्ठा किया, ठीक है। अब मनुष्य इकट्ठा करके उन्हें खाने लगा। मनुष्य जब संग्राहक था, उत्पादक नहीं था। उत्पादक कब होता है, जैसे अब आप खेती करते तो आप क्या है, उत्पादक है। लेकिन उस समय मनुष्य खेती नहीं कर रहा था, संग्राहक, इकट्ठा करना, संग्रह कर रहा था वो भोजन का। अभी भोजन का उत्पादन नहीं कर रहा था, उत्पादक नहीं था वो, लेकिन संग्राहक था। मध्य पाषाण काल में मनुष्य संग्राहक था। जैसे ही अनाज उगे घासों में, घासों के रूप में, आज के जो अनाज है ये उस समय घासों के रूप में उगे थे। इनके जो पूर्वज रहे थे, या कह सकते हैं इनके जो वंश था वो घासों के रूप में उगा था। मनुष्य ने उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करके उनको खाने लगा दिया। तो वैज्ञानिक ये मानते हैं, जो पुरातत्वविद वैज्ञानिक है वो ये मानते हैं कि जब मनुष्य इन अनाजों को इकट्ठा कर रहा था जो घासों के रूप में उस समय मिले थे, इनको जब मनुष्य इकट्ठा कर रहा था तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि कुछ दाने गीली मिट्टी में गिरे होंगे, कुछ दाने गीली मिट्टी में गिरे होंगे। और जब गीली मिट्टी में दाने गिरे तो उनमें जो है उपज की प्रक्रिया शुरू हुई और उन दानों से नए पौधों का निर्माण होता है जो बाद में जाकर अनाज देते हैं, ठीक है। तो कुछ दाने गीली मिट्टी में गिरे जिनसे फिर से कह सकते हैं फिर से अनाज का निर्माण हुआ। जैसे आप सभी जानते हैं भाई, जैसे गेहूं बोते हैं, अनाज को दाब दिया जाता है तो फिर क्या होता है, फिर से बहुत सारे गेहूं निकल आते हैं। तो ऐसे ही अनुमान लगाया है वैज्ञानिकों ने। कुछ दाने जब मनुष्य इकट्ठा कर था अनाज को जो घासों के रूप में था, तो कुछ दाने गीली मिट्टी में गिर गए होंगे और गीली मिट्टी में गिरने से अनाज का निर्माण हुआ होगा। मानव ने देखा कि भाई इन दानों से फिर से ऐसे दाने उगाए, मतलब ये जो दाने गिरे हैं इनसे फिर से ऐसे पौधे उगाए, जिससे उसने अनुमान लगाया कि इनको, उसने इस पर विचार किया कि इन दाने को घेरकर फिर दोबारा से ऐसे ही पौधों का निर्माण जो है किया जा सकता है। क्योंकि मनुष्य जो है धीरे धीरे विकास कर रहा था, मनुष्य का अपना मस्तिष्क का, मानव का, आदि मानव जो था उसका विकास हो रहा था। जब दाने गीली मिट्टी में गिरे तो उसने अनुमान लगा लिया कि इनसे फिर से जो है अनाज उगाया जा सकता है, और उसने इसका परीक्षण भी करके देखा और उसने अनाज उगाना धीरे धीरे शुरू कर दिया। पहले सर्वप्रथम ऐसा ही माना जाता है कि कुछ दाने गीली मिट्टी में गिर गए होंगे, जैसे उनसे अनाज पैदा हुआ, मनुष्य ने इस पर विचार किया कि भाई दोबारा इनसे अनाज पैदा किया जा सकता है। तो उसने भी परीक्षण करके देखा, परीक्षण करा तो वो सफल हुआ और मनुष्य खेती करना सीख गया। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं नव पाषाण काल को। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल का जो समय है वो 4000 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नव पाषाण काल कब से कब तक माना जाता है, 4000 से 2500 ईसा पूर्व तक, सिंधु सभ्यता से पहले तक, ठीक है। तो नव पाषाण काल कब माना जाता है, जब मनुष्य भलीभांति खेती करना सीख गया था। जब मनुष्य भलीभांति खेती करना सीख गया था तब इसे नव पाषाण काल माना जाता है। मानव ने, आदि मानव ने जब भलीभांति अच्छे प्रकार से खेती करना सीख लिया या जब वह खेती करना जान गया, उसी समय से वैज्ञानिक नव पाषाण काल की शुरुआत मानते हैं। तो नव पाषाण काल शुरू कब माना जाता है, जब मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया था, उसी समय से भलीभांति जब वह खेती से परिचित हो गया, तभी से नव पाषाण काल की जो शुरुआत है वो मानी जाती है। अब मनुष्य क्या था, जब मनुष्य को खेती करना आ गया तो मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया, ठीक है। मनुष्य खेती करने लगा, तो इसमें आप लिख लो कि मनुष्य कृषि कार्य से परिचित हो चुका था। कृषि कार्य से मनुष्य परिचित हो गया था, या खेती करना मनुष्य ने इसमें जो है प्रारंभ कर दिया था। नव पाषाण काल में खेती करना मनुष्य ने प्रारंभ कर दिया। अब खेती करेगा तो मनुष्य क्या करेगा, खेती के साथ साथ मनुष्य ने
पशुपालन को भी बढ़ावा दिया। पशुपालन को भी बढ़ावा दिया, मनुष्य खेती भी करने लगा, पशुपालन भी करने लगा, भेड़ बकरी आदि मनुष्य जो है पालने लगा था। ठीक है, भेड़ बकरी आदि मनुष्य ने पालना शुरू कर दिया। पशुपालन और कृषि कार्य मनुष्य ने दोनों ही करने शुरू कर दिए। अब मनुष्य जब खेती करने लगा, अब से पहले मनुष्य का कोई स्थायी आवास नहीं था, ये मैंने आपको पहले ही बताया, गुफाओं में रहता था। लेकिन अब मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया, और जब धीरे धीरे मनुष्य का उत्पादन बढ़ा खेती में, जब खेती में मानव का मन लग गया, उत्पादन बढ़ा, तो मनुष्य ने क्या करा, अपने खेतों पर ही बस्तियां बनानी शुरू कर दी। खेतों पर ही मनुष्य ने बस्तियां बनानी शुरू कर दी। मनुष्य ने, मानव ने अपने खेतों पर, जहां वह खेती करता था, वहां पर कच्ची मिट्टी से घर बनाए, घास के और फूस के घर बनाकर वो वहां पर रहने लगा, जिन्हें बस्तियां कहा गया है। तो बस्तियों का निर्माण नवपाषाण काल में माना जाता है। जब वो खेती करने लगा था तो खेतों पर ही धीरे धीरे समय बीतता गया, और खेतों पर ही उसने अपना, जहां वो खेती करता था, घास फूस के मिट्टी के कच्चे घर जो है बनाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे घर बनते बनते क्या हो गई, बस्तियां बन गई। और बस्तियां धीरे धीरे क्या हो गया, ये बस्तियां धीरे धीरे क्या हो गया, ये बस्तियां धीरे धीरे गाँव में बदल गई। अब क्या हुआ, मनुष्य, गाँव जो है मनुष्य के द्वारा बसाए जाने लगे। ठीक है, पहले खेती करना शुरू करा, पशुपालन भी कर दिया के साथ। और जो पशुएं पाली जाती थी, जो पशुओं का वो पशु पाले जाते थे, वो दूध के और मांस के लिए पाले जाते थे। दूध और मांस पशुओं को पाले जाने का मुख्य उद्देश्य रहा था कि दूध और मांस के लिए पशु जो है पाले जाते थे। पशु पाले, फिर धीरे धीरे घास फूस के घर बनाए खेतों पर, और घर बनाकर ये गाँव जो बस्तियां बन गए, और बस्ती जो है धीरे धीरे कह सकते हैं गाँव में परिवर्तित हो गए, और मनुष्य में गाँव का निर्माण हुआ। विशाल ग्रामीण सभ्यता का धीरे धीरे यहाँ पर हमें विकास देखने को मिलता है। इस काल के जो औजार थे वो बहुत ही नुकीले औजार थे। सबसे अच्छे औजार इस काल में हमें देखने को मिलते हैं नवपाषाण काल के औजार। एक कह सकते हैं कि इस काल के औजार एकदम पैने आकृति के थे और बहुत ही नुकीले देखने को मिलते हैं। इस काल के जो औजार थे वो पॉलिशदार औजार थे, उन पे पॉलिश भी की गई थी, पॉलिशदार थे, उन पे पॉलिशदार थी, पॉलिशदार उपकरण इसकी विशेषता थी। इसमें पॉलिशदार हथियार या औजार बनाए थे मानव ने। ठीक है, और इसके हम प्रमुख हथियार जो रहा है इसका, वो रहा है हत्तेदार कुल्हाड़ी, हत्तेदार कुल्हाड़ी, हत्तेदार कुल्हाड़ी और हसिया। हत्तेदार कुल्हाड़ी और हसिया इस काल की प्रमुख औजार माने जाते हैं, हत्तेदार कुल्हाड़ी और हसिया। ठीक है, पॉलिशदार, इन पे पॉलिश की जाती थी। बड़े अच्छे तरीके से इनको जो है बनाना शुरू करा था मानव ने। अब मानव ने बस्तियां बनानी शुरू कर दी। ठीक है, बस्ती, फिर गांव बसाने शुरू कर दिए। गांव के बाद पशुपालन मानव ने पहले ही शुरू कर दिया। अब मानव ने क्या करा, जब गांव बसे तो मानव ने मृद भांडों का निर्माण भी शुरू कर दिया। मृद भांड भी मानव जो है बनाने लगा। मृद भांड का अर्थ क्या होता है, मृद भांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। ठीक है, मिट्टी के बर्तन मानव ने जो है बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि वे जब गांव बसे तो फिर निश्चित है कि कुछ ना कुछ तो उद्योग मानव अपने आप करने लग जाएगा। तो गांव बसे, गांव के बाद मानव ने मिट्टी के बर्तनों का निर्माण कर दिया, मृद भांड बनाए। और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए तथा बैलगाड़ी के रूप में प्रयोग करने के लिए मानव ने चाक का, मतलब चाक में प्रयोग करने के लिए, सॉरी चाक नहीं, पहिए का आविष्कार किया। पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार या पहिए का निर्माण किस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में। ठीक है, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया। किसके लिए पहिए का आविष्कार किसके लिए किया गया था, दो उद्देश्यों के लिए। एक तो पहिए से चाक के रूप में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, और उसी पहिए से बैलगाड़ी के रूप में उसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, बैलगाड़ी के रूप में प्रयोग किया गया पहिए का, और उससे मिट्टी के बर्तन बनाए गए। उसी पहिए से मिट्टी के बर्तन बनाए गए और उसी पहिए का बैलगाड़ी के रूप में प्रयोग किया गया। तो मिट्टी के बर्तन, मृदभांड इस काल में जो है बनने शुरू हो गए थे। नवपाषाण काल में गांव बस गए थे, कृषि करना मानव पूरी तरह से सीख गया था। पूछा जा सकता है मानव ने कृषि करना कब प्रारंभ किया था, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल की शुरुआती वास्तव में जब से मानी जाती है जब मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब इस काल के दौरान मनुष्य ने धातु का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था।
मनुष्य ने धातु का प्रयोग, यानी कि धातु से भी मनुष्य परिचित हो गया था। इस काल में मनुष्य ने धातु का प्रयोग शुरू कर दिया था। धातु से भी मनुष्य जो है, धातु से मनुष्य परिचित हो चुका था। और धातु में किस धातु से मनुष्य परिचित हो गया था? सबसे पहले मनुष्य ने जो धातु का प्रयोग किया था, किसका किया था? तांबे का। मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई धातु का नाम बताओ। मनुष्य द्वारा प्रयोग में सबसे पहले कौन सी धातु लाई गई थी? तांबा। तांबे का प्रयोग कब हुआ था? नवपाषाण काल में। पहली बार तांबे का प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया था। मनुष्य द्वारा प्रयोग में लाई गई, आदि मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का प्रयोग किया गया। कब किया गया? नवपाषाण काल में। तो भाई नवपाषाण काल में मृद भांड बना दिए, पहिए का आविष्कार हो जाता है, खेती करना सीख गया, तांबे का प्रयोग करने लगा। जब उत्पादन बढ़ा तो कृषि से संबंधित कुछ अन्य उद्योग धंधों का भी निर्माण होता है। नवपाषाण काल में हमें कुछ अन्य उद्योग धंधे भी देखने को मिलते हैं जो मानव द्वारा उस समय किए गए थे। जैसे और कौन कौन से उद्योग थे? जो कृषि पर आधारित उद्योग थे, मानव ने जो उद्योग उस समय किए थे, जैसे मूंज की टोकरी बनाना, चटाइयाँ बनाना, ठीक है, कृषि से संबंधित है। चटाई बनाना, मूंज की टोकरी बनाना, ठीक है, कटाई करना, जानवरों के बालों से कपड़े बनाना, जानवरों के बालों से कपड़े बनाना, ये सब कृषि पर आधारित है। तो ये सब उद्योग जो है कहाँ मिलते हैं? हमें नवपाषाण काल में हमें देखने को मिलते हैं। अभी कृषि के साक्ष्यों की भी बात करेंगे हम। कृषि के साक्ष्य सबसे पहले कहां से प्राप्त हुए हमें? सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य कहां से मिले हैं? भाई नवपाषाण काल में मानव ने धातु से भी परिचित हो चुका था। तांबे के साक्ष्य बताएंगे, शायद लोहे के साक्ष्य मिले अतरंजी खेड़ा से, तांबे के तो नहीं, वो भी आगे जाके हैं, यहाँ का कोई मतलब नहीं है लोहे का। तो नवपाषाण काल है, इसमें सबसे पहले मानव कृषि करना शुरू कर दिया था। हम बता देते हैं कृषि के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले हैं। तो कृषि के साक्ष्य जो मिले हैं सबसे पहले कहाँ से मिले हैं? 2 स्थानों से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। नंबर 1 मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है वर्तमान में। बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में है मेहरगढ़, ठीक है, यहां से मिले हैं। नंबर 2 कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ पे है? इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद में है, कहाँ पर है? इलाहाबाद में है, ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान और कोल्डी हवा जो कि इलाहाबाद में है, यहाँ से क्या मिले हैं? हमें नवपाषाण काल के कृषि के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से और कोल्डी हवा से। मेहरगढ़ और कोल्डी हवा से सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो भाई नवपाषाण काल में आपको इतना ही जानना है। अब नवपाषाण काल के बाद हम आगे चलते हैं। कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ बता देंगे, और भी बताए जाएंगे, भी बहुत फैक्ट है इसमें। अब नवपाषाण काल है, मैंने आपको बताया कि नवपाषाण काल के अंत में मानव ने बस्तियां बनाकर रहना शुरू कर दिया था, जो बस्तियां धीरे धीरे गांव बन गए थे, ठीक है। तो इस काल में एक बड़े, कह सकते हैं बड़े क्षेत्र में गांवों का निर्माण हुआ था। आपको गांव की जो स्पष्ट संकल्पना देखने को मिलती है वो वैदिक सभ्यता में मिलती है। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन वैदिक सभ्यता से पहले भी भारत में, सिंधु सभ्यता से पहले भी हमें ग्रामीण क्षेत्रों का एक विकास हमें दिखाई देता है, या गांवों का विकास हमें दिखाई देता है। कब? नवपाषाण काल के अंत में, जब नवपाषाण काल लगभग समाप्त होने की कगार पर था तब, और जब सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था उससे पहले। सिंधु सभ्यता से पहले और नवपाषाण काल के अंत में हमें गांव की संकल्पना जो है देखने को मिलती है। यानी कि नवपाषाण काल कब से कब तक चला? 4000 से 2500 तक, और सिंधु सभ्यता 2500 से 1500 तक। तो 2500 से पहले, यानी कि हम लगभग कह सकते हैं 2750 ईसा पूर्व के आसपास हमें गांव की संकल्पना देखने को मिलती है। एक ग्रामीण सभ्यता का हमें विकास देखने को मिलता है, क्योंकि नवपाषाण काल में मानव ने गांव का निर्माण किया था, गांव बसाए थे, जो बड़े क्षेत्र में बसाए गए थे, ठीक है। तो एक और आता है, जब मैंने भी बताया कि मानव द्वारा धातु का प्रयोग होना शुरू हो गया, और सबसे पहले मानव ने किसका प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। तो एक आता है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग,
ताम्रपाषाण युग। जो ताम्रपाषाण युग है इसे ताम्रपाषाण युग क्यों कहा जाता है भाई? मानव द्वारा जिस काल में पत्थरों के साथ धातु या तांबे का प्रयोग होने लगा था, या तांबे के हथियार बनाए जाने लगे थे, या उपकरण बनाए जाने लगे थे, तांबे के उपकरण बनाए जाने लगे या उपकरणों का प्रयोग होने लगा, उस काल को हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। मानव द्वारा जब पत्थरों के उपकरणों के साथ साथ तांबे के उपकरण भी बनाए जाने लगे तो उस काल को हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ताम्रपाषाण युग में बड़ी संख्या में तांबे का प्रयोग किया गया मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया पहला धातु कौन सा है? तो पहला धातु तांबा है। मानव ने भारत में जो तांबे की खानें थी उनका पता लगाया, उनसे तांबा निकाला और तांबे को उच्च धातु पर पिघलाकर सांचे की सहायता से उसे डाल दिया और हथियार बनाने शुरू कर दिए। तो मानव ने जिस काल में पत्थरों के साथ साथ पत्थरों के और हड्डियों के हथियार तो मानव ने बना दिए थे इससे पहले, लेकिन इनके साथ साथ जब तांबे के हथियार मानव शुरू कर देता है बनाना तो उस काल को बोलते हैं ताम्रपाषाण युग या फिर ताम्रपाषाण काल, जिसमें मानव ने तांबे का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग किया या बड़े कह सकते हैं एक बड़े आकार में या बड़े माध्यम के रूप में तांबे का प्रयोग किया तो उससे कहते हैं ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग के हम इस ताम्रपाषाण युग में एक और विशेषता है, मानव ने बड़े बड़े गांव बसाए थे इस ताम्रपाषाण युग में। इसमें बड़े बड़े गांवों की हमें संकल्पना देखने को मिलती है। लगभग हम कह सकते हैं 2750 के आसपास हमको बड़े बड़े गांव देखने को मिलते हैं, वो ताम्रपाषाण युग के ही हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता से पहले ताम्रपाषाण युग में बड़े बड़े गांवों की संकल्पना हमें देखने को मिलती है। मानव बड़े बड़े गांवों में रहकर अपना कृषि एवं पशुपालन कर रहा था। अब कुछ ताम्रपाषाण काल के स्थल देख लेते हैं। ताम्रपाषाण काल के हम कुछ स्थल देख लेते हैं। ताम्रपाषाण काल का अर्थ बस ये जान लीजिए कि धातुओं के साथ या पत्थरों के हथियारों के साथ साथ तांबे के हथियार भी बनने शुरू हो गए थे मानव द्वारा, तो उसे ताम्रपाषाण युग कहते हैं। इसमें बड़े क्षेत्र में बड़े बड़े गांवों का निर्माण किया गया था मानव द्वारा। ताम्रपाषाण काल के स्थलों की बात करें तो नवदा टोली इन पे सब पे चर्चा होगी जल्दी। मध्य प्रदेश में है ये नवदा टोली। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, इंदौर के पास। नवदा टोली से क्या मिला है? नर्मदा नदी के तट पर है। घास फूस के इसमें पिरत के रूप में H.T. संकालिया ने इसकी खोज करी थी। सब बताएंगे बाद में, भी हम नहीं रहने देते हैं, केवल स्थलों की बात करते हैं। नवदा टोली, इनाम गांव कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। इनाम गांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इनाम गांव से क्या मिले हैं? कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। इनाम गांव से क्या मिले हैं? कच्ची ईंटों के मकान। इनाम गांव से कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। ठीक है, गोलाकार गड्ढों वाले मकान भी मिले यहाँ से। दायमाबाद महाराष्ट्र में है ये। दायमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। यहाँ से क्या मिले हैं? रथ चलाते हुए मनुष्य। रथ चलाता हुआ मनुष्य कहाँ से मिला है? दायमाबाद से। रथ चलाता हुआ मनुष्य मिला है यहाँ से। और सांड, गेंडा, हाथी आदि की मूर्तियां मिली है। रथ चलाते हुए मनुष्य की मूर्ति मिली है, सांड की मूर्ति मिली है, यहाँ से हाथी की मूर्ति मिली है और यहाँ से गेंडा की मूर्ति मिली है, जिससे अनुमान लगाया कि आदिमानव उस समय इन सभी को पालता था। ठीक है, रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, हाथी और गेंडा की मूर्ति मिली है। कहाँ से? दायमाबाद से। इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, इससे क्या मिला है? कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं यहाँ से। ठीक है, नेवासा से क्या मिला है? नेवासा से पटसन के साक्ष्य मिले हैं। पटसन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? पटसन के साक्ष्य मिले हैं नेवासा भी महाराष्ट्र में है। नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद अब आता है ताम्रवती।
ताम्रवती, ताम्रवती कहाँ पे है? राजस्थान में है, राजस्थान। ताम्रवती कहाँ पे है? राजस्थान में है, ताम्रवती राजस्थान में है। यहाँ से काले मृदभांड मिले हैं, ठीक है, काले मृदभांड यहाँ से मिले हैं, काले मृदभांड, काले मृदभांड, काले मृदभांड कहाँ से मिले हैं? ताम्रवती राजस्थान से। ये सब जितने भी स्थल बोले जा रहे हैं कब के हैं? ये सब ताम्रपाषाण युग के हैं। इस काल में मानव औजार बनाने के लिए पत्थरों के साथ साथ तांबे का प्रयोग करता था, उस काल के स्थल है ये सब, ठीक है। तो इस ताम्रपाषाण काल की कुछ प्रमुख संस्कृतियां हैं, वो संस्कृतियां पूछी जाती हैं। ताम्रपाषाण युग की कुछ संस्कृतियां हैं जो पूछी जाती हैं। कौन सी संस्कृति किस क्षेत्र से संबंधित है, इनको भी हम देख लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर में कुछ नहीं बचेगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिंधु सभ्यता पर चर्चा करेंगे फिर आगे हम। ताम्रपाषाण काल की संस्कृति जिन्हें क्षेत्र के आधार पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आगे हम जो बात करने जा रहे हैं वो है ताम्रपाषाण काल की संस्कृति। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां जिन्हें क्षेत्र विशेष के आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां। जैसे हम बात करें नंबर 1 आहार संस्कृति, आहार संस्कृति, आहार संस्कृति, ठीक है, ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियां। जैसे नंबर 1 आहार संस्कृति, इसके प्रमुख स्थलों की बात करें, स्थल, आहार संस्कृति के स्थल कौन कौन से थे? आहार संस्कृति के स्थलों में सबसे पहले आहार, सबसे पहले आहार, इसके बाद बनास, गिलुंद, बनास, बनास के बाद गिलुंद, बनास के बाद गिलुंद, आहार, बनास, गिलुंद और बालाथल, बालाथल। अब आपसे पूछ सकता है बताओ बालाथल किस संस्कृति से संबंधित है? आहार संस्कृति से। गिलुंद किससे है? आहार संस्कृति से। बनास किससे है? आहार संस्कृति से। यानी कि आहार संस्कृति के ये स्थल है, ऐसे लिख लेंगे। ताम्रपाषाण काल की प्रमुख संस्कृतियां, नंबर 1 आहार संस्कृति, स्थल, आहार संस्कृति के ये प्रमुख स्थल है, ठीक है। आहार संस्कृति की कुछ विशेषताएं बता देते हैं। जैसे आहार, जो आहार स्थल है इसको ताम्रवती कहते हैं, ताम्रवती, आहार स्थल को ताम्रवती कहा जाता है। ताम्रवती क्यों कहा जाता है? इसे ताम्रवती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बड़ी मात्रा में तांबा निकाला जाता था, बड़ी मात्रा में यहाँ से तांबा निकाला जाता था आहार से, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? ताम्रवती बोला जाता है, ठीक है। गिलुंद, गिलुंद कहाँ पे है? जो गिलुंद है ये वाला, यहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, पक्की ईंटों से, जिससे अनुमान लगाया कि उस समय भट्टे ऐसी स्थिति जो रही होगी, जो भट्टियां थी ईंट पकाने की उस समय रही होंगी, पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं आहार संस्कृति में। कहाँ से? गिलुंद से मिले हैं। तो ये आहार संस्कृति के बारे में ऐसे ही 2-3 संस्कृति हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। आहार संस्कृति लिख लेंगे। ताम्रवती आहार को कहा जाता है, बड़ी मात्रा में तांबे का प्रयोग होता था, तांबा यहाँ से निकाला जाता था। गिलुंद जहाँ से पक्की ईंटों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण कालीन की ये संस्कृतियां हैं, ठीक है। आहार संस्कृति हो गई। अब आती है नंबर 2 मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति के स्थल देख लेंगे। सबसे पहले स्थल, मालवा संस्कृति के स्थलों में मालवा, कायदा, एरन और नवादा टोली, नवादा टोली, नावदा टोली भी लिखा मिलता है कहीं कहीं। कायदा, नावदा टोली, कायदा, एरन, मालवा, ये सब किसके क्षेत्र है, किसके स्थल है? ये सब मालवा संस्कृति के स्थल में आते हैं। नवादा टोली, कायदा, एरन और मालवा, ये सब किसके स्थल है? मालवा संस्कृति के स्थल में आएंगे। नवादा टोली से क्या मिला है? इससे अनाज के साक्ष्य मिले हैं। अनाज, अनाज के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नवादा टोली से मिले हैं। नावदा टोली, नवादा टोली कह सकते हैं इसको। यहाँ से अनाज के साक्ष्य मिले हैं। मालवा से मृदभांड,
जो मालवा है ये वाला, जिसके नाम पर संस्कृत का नाम, यहाँ के मृदभांड बहुत प्रसिद्ध थे। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, यानी कि मालवा के मिट्टी के बर्तन बहुत ज्यादा फेमस थे। नवादा टोली से अनाज के साक्ष्य मिले हैं। ये सभी किसके स्थल हैं? ये मालवा संस्कृति के स्थल माने जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे फेमस संस्कृति, जिसे बोलते हैं जोब्रे संस्कृति। जोब्रे संस्कृति नंबर 3 आती है, जोब्रे संस्कृति। नंबर 3 जोब्रे संस्कृति। जोब्रे संस्कृति के प्रमुख स्थलों की बात करेंगे तो प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? स्थल जोब्रे संस्कृति के स्थलों की बात करें, नेवासा, इनामगांव, दायमाबाद, जोब्रे। तो जो अभी तक कोई मालवा संस्कृति पढ़ी है आपने, इसके बाद बताते हैं जोब्रे संस्कृति के बारे में। जोब्रे संस्कृति, तो जोब्रे संस्कृति में कौन कौन से स्थल थे? जोब्रे, दायमाबाद, नेवासा, जोब्रे, दायमाबाद, नेवासा, इनामगांव। जोब्रे, नेवासा, इनामगांव और दायमाबाद, ये किसके स्थल हैं? ये सारे जोब्रे संस्कृति के स्थल हैं। इस जोब्रे संस्कृति की एक विशेषता रही है। दायमाबाद की तो आपको पता ही है, दायमाबाद में भैंसा, सांड, गेंडा और हाथी और रथ चलाते हुए मनुष्य के, मैंने पीछे बताया, इनकी यहाँ से मूर्तियां प्राप्त हुई हैं दायमाबाद से। भैंसा, सांड, गेंडा, हाथी और रथ चलाते हुए मनुष्य की मूर्तियां मिली है कहाँ से? दायमाबाद से। ये सब कहाँ पे है? महाराष्ट्र के स्थल है सब। ये सब महाराष्ट्र के हैं। जोब्रे संस्कृति का विकास महाराष्ट्र में हुआ था, इसका मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इस जोब्रे संस्कृति की विशेषता ये रही है कि इस संस्कृति में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि उस व्यक्ति के पैर जो है वो काट कर दफनाए जाते थे। जोब्रे संस्कृति में व्यक्ति के पैर काट कर दफनाए जाते थे। उनका ये मानना था कि व्यक्ति मरने के बाद भूत बन जाता है। कुछ लोग आज भी मानते हैं इस बात को, अंधविश्वास बोलते हैं इसे। तो ऐसा मानते थे इस संस्कृति के लोग कि व्यक्ति मरने के बाद भूत बनता है, इसीलिए क्योंकि भूत के पैर उल्टे होते हैं ऐसा माना जाता है, तो इसलिए उसके पैरों को ही काट के दफना दिया जाता था इसमें जोब्रे संस्कृति में। तो भाई ये हो गई आपकी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। नवपाषाण काल हो गया आपका, मध्यपाषाण काल हो गया, यानी कि हमारा जो अध्याय पूरी तरह से हो गया समाप्त। ठीक है, अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिवाइज किए जाते हैं, थोड़े जरूरी हैं। उन प्रश्नों पर मैं आपको 5 मिनट चर्चा करता हूं। कौन कौन से प्रश्न हैं, कैसे कैसे आते हैं, क्या क्या उनसे सवाल बन सकते हैं, ऐसे प्रश्नों पर हम बात करेंगे जो जरूरी है। जैसे सबसे पहले सवाल आता है कि पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? पशुपालन, ठीक है, सवाल आता है पशुपालन। मिक्स पढ़ाया जा रहा है, जो प्रश्न बन सकते हैं। पशुपालन का साक्ष्य किस काल में माना जाता है? पशुपालन अभी बताया किस काल में माना जाता है। पशुपालन का साक्ष्य किस काल में माना जाता है? शुरुआत तो मध्यपाषाण काल में मानी जाती है पशुपालन की शुरुआत। पशुपालन की शुरुआत कब मानी जाती है? मध्यपाषाण काल में। पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? पशुपालन के साक्ष्य में मिले हैं 2 स्थान से।
एक तो बागोर से मिले हैं। बागोर कहाँ के पर है? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है, राजस्थान में है बागोर। और दूसरे जो मिले हैं वो मिले हैं हमें दूसरा आदमगढ़ से। आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ पे है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। तो पशुपालन की जो शुरुआत हुई थी वो कब मानी जाती है? पशुपालन की शुरुआत मानी जाती है मध्य पाषाण काल से, जिसके साक्ष्य हमें बागोर राजस्थान से मिले हैं और आदमगढ़ से मिले हैं। ठीक है, ये सवाल पूछे गए हैं जिन्हें मैं आपका रिवाइज करा रहा हूँ। ये आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में है, आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है और बागोर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। यहाँ से प्राचीनतम पशुओं को पाले जाने के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी। मानव ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पशु मतलब पालतू पशु बनाया था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पशुपालन के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ और बागोर से। आदमगढ़ और बागोर से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि हड्डी के उपकरण, ठीक है, हड्डी के हथियार। सवाल आता है हड्डी के हथियार, हड्डी के हथियार या हड्डी के उपकरण लिख सकते हैं। हड्डी के उपकरण हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण, हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हमें महदहा, महदहा जो कि कहां पे है? जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मैदहा से हमें क्या मिले हैं? उत्तर प्रदेश के मैदहा से हमें हड्डी के उपकरण मिले हैं, जिनमें पशुओं के सींग से भी हड्डी बनाई गई, वो उपकरण बनाए गए थे। ठीक है, सींगों के भी मिले हैं हमें उपकरण, पशुओं के सींग से बनाए गए थे। प्रतापगढ़ के निकट है ये, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के निकट है ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, मैदहा, मैदहा से हमें सींग के उपकरण मिले हैं और हड्डियों के उपकरण मिले हैं। तो पूछा रहा है आपसे हड्डियों के उपकरण कहां से मिले हैं? मैदहा से मिले हैं, उत्तर प्रदेश से। यहाँ से हमें सींग के उपकरण भी मिले हैं और इसके अलावा हमें यहाँ से आभूषण भी मिले हैं। आभूषण, आभूषण भी बताएंगे तो आप यही बताएंगे हमें आभूषण कहाँ से मिले हैं? तो आभूषण भी हमें कहाँ से मिले हैं? आभूषण, ठीक है, आभूषण जो हमें यहीं से मिले हैं, मदहा से। ठीक है, इसके बाद हड्डी से निर्मित आभूषण है, हड्डी से निर्मित आभूषण, हड्डी, हड्डी के आभूषण बोल सकते हैं इनको। हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं उत्तर प्रदेश से, मदहा से, प्रतापगढ़ के निकट। कृषि किस काल में शुरू मानी जाती है? खद्यान्नों कृषि, कृषि का शुभारंभ किस काल में माना जाता है? कृषि का आरंभ किस काल में माना जाता है? कृषि का आरंभ किस काल में माना जाता है? कृषि का आरंभ जो माना जाता है वो माना जाता है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ माना जाता है, नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ माना जाता है। कृषि के साक्ष्य हमें दो स्थानों से मिले हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान, मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में वर्तमान में। दूसरे साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? दूसरे साक्ष्य मिले हैं हमें इलाहाबाद से, इलाहाबाद के कोल्डी हवा से, कोल्डी हवा, इलाहाबाद के कोल्डी हवा, कोल्डी हवा से हमें क्या मिले हैं? कृषि के साक्ष्य मिले हैं इलाहाबाद से, इलाहाबाद। ठीक है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ यानी कि बलूचिस्तान और कोल्डी हवा से। ठीक है, बलूचिस्तान से हमें गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। बलूचिस्तान, मेहरगढ़, मेहरगढ़ से हमें गेहूं के साक्ष्य मिले हैं जो लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। यहाँ से हमें क्या मिला है? गेहूं, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि यहाँ से क्या मिला है? चावल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से ये कब का माना जाता है? ये 6500 ईसा पूर्व के आसपास का है। ठीक है, 6500 ईसा पूर्व के आसपास के चावल के साक्ष्य हमें कोल्डी हवा जो कि इलाहाबाद में है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और जो गेहूं के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि ये पूछ जाता है कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो 90% तो ये मेहरगढ़ ही बताया जाता है, क्योंकि मेहरगढ़ में पहले साक्ष्य मिले हैं 7000 में, जहां से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि हमें चावल के साक्ष्य 6500 में मिले हैं। कहां से मिले हैं? कोल्डी हवा से। तो ये तो बात के है ना, पहले की बात कर रहा हूं। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य बताएंगे आप मेहरगढ़। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेहरगढ़ ऑप्शन में नहीं है, एक नया ऑप्शन आपके सामने आ सकता है जिसका नाम है
लुहारा देव, लुहारा देव। एक नया ऑप्शन आ सकता है आपके सामने, लुहारा, लुहारा देव। अब ये लुहारा देव कहां से आ गया? लुहारा देव उत्तर प्रदेश का है। कहां पे है लुहारा देव? उत्तर प्रदेश में है। ये अभी की कह सकते हैं कुछ समय पहले का ही रिसर्च है। लुहारा देव जो है, बताया जाता है कि लुहारा देव से जो साक्ष्य मिले हैं ये कहां पे है? उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में है। ये उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में है, संत कबीरनगर, संत कबीरनगर जिले में है उत्तर प्रदेश के में लुहारा देव। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो माने जा रहे हैं 8000 से 9000 ईसा पूर्व के आसपास के यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है, ये ऑप्शन रख दिया जाएगा लुहारा देव, क्योंकि ये क्या है? मेहरगढ़, मेहरगढ़ से कब के मिले हैं? 7000 ईसा पूर्व के आसपास के मिले हैं, जबकि ये 8 से 9000। तो प्राचीन कौन सा हुआ? लुहारा देव हुआ ना, ये तो बाद का है। ठीक है, अधिकतर 90% मेहरगढ़ ही आता है, लेकिन अगर ये ना आए तो लुहारा देव। तो ये हमें कृषि के साक्ष्य हैं, हमें जहां जहां से प्राप्त हुए हैं। तो कृषि हो गई। एक बात और कृषि से जुड़ी हुई, नवपाषाण काल में कृषि का प्रयोग हो मनुष्य के द्वारा, यहां से हमें साक्ष्य प्राप्त हो गए। मानव द्वारा जो कृषि का प्रयोग किया गया था, कुल आरंभ में मानव ने 8 अनाजों का प्रयोग किया था। कितने अनाजों का? 8 अनाजों का प्रयोग करा था मानव ने अलग अलग समय में। ठीक है, सबसे पहले मानव ने कितने अनाजों का प्रयोग करा था? 8 अनाजों का। 8 अनाजों में कौन कौन से थे? जौ, जौ, गेहूं, चावल, तीसरा, दूसरा, पहला। नंबर 4 बाजरा, बाजरा, मक्का और 6 पे जेई, 7 पे सोरगम, 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 जौ, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जई, सोरगम और राई, और राई। ये 8 अनाज मनुष्य द्वारा उगाए गए थे। ठीक है, जो अलग अलग समय में उगाए गए थे। इनमें भी मानव द्वारा सबसे पहले 8000 ईसा पूर्व में, 8000 ईसा पूर्व के आसपास सबसे पहले क्या उगाया गया था? सबसे पहले 8000 ईसा पूर्व के आसपास मानव द्वारा क्या उगाया गया? जौ उगाया गया। सबसे पहले कहाँ उगाया गया? मध्य एशिया में, भूमध्य सागर के आसपास, भूमध्य सागर के आसपास उगाया गया। मानव द्वारा सबसे पहले क्या उगाया गया? जौ उगाया गया। कहाँ उगाया गया? भूमध्य सागर के आसपास। 8000 ईसा पूर्व के आसपास का काल है जब मानव ने जो है जौ उगाया था। कहाँ पे? भूमध्य सागर में, ईरान के मध्य। ठीक है, ईरान, 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 ईरान लिख लो इस पे, ईरान के आसपास हम कह सकते हैं। ठीक है, ईरान के आसपास। इसके अलावा लगभग 7000 ईसा पूर्व में, 7000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने गेहूं उगाया था। गेहूं, ये कहाँ उगाया था? 7000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने गेहूं उगाया। गेहूं कहाँ उगाया? इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में मनुष्य ने गेहूं उगाया है 7000 ईसा पूर्व के आसपास। तीसरे स्थान पर मनुष्य ने चावल उगाया। चावल कब उगाया? लगभग 6500 में, 6500 ईसा पूर्व में मानव द्वारा चावल उगाया गया, जो तीसरी फसल मानी जाती है जो मानव द्वारा हुआ। ये क्रम से नहीं लिखे गए हैं ऊपर। ठीक है, चावल, चावल कहाँ उगाया गया? यांगसी नदी, यांगसी नदी कहाँ पे है? चीन में, यांगसी नदी के किनारे उगाया गया था चीन में चावल। चावल कब? 6500 ईसा पूर्व के आसपास। चावल कब उगाया गया मनुष्य द्वारा? 6500 ईसा पूर्व के आसपास, चीन में, यांगसी नदी के तट पर। ठीक है, भाई ये जो यहाँ पे 7000 है ना, ये थोड़ा सही कर लेंगे, ये यहाँ पर 8000 ही है। ठीक है, मतलब पहले जौ इसी समय में और लगभग इसी समय गेहूं उगाया गया था, और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे है 7000, थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे 7000 है जो चावल उगाया गया था। ठीक है, इसके बाद 6500 में, 6500 में, इसके बाद 6500 में मक्का उगाई गई थी। 6500 ईसा पूर्व में जो उगाई गई थी वो क्या थी? मक्का थी। मक्का कहाँ उगाई गई थी? सबसे पहले मक्का उगाई गई थी अमेरिका में,
अमेरिका में। लेकिन मक्का के प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं? मक्का उगाई गई थी अमेरिका में, लेकिन मक्का के जो प्रथम साक्ष्य हमें मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? मैक्सिको से मिले हैं। मक्का के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मैक्सिको से मिले हैं। सबसे अंत में इनमें आता है जई। जई जो मानी जाती है वो मानी जाती है 2300 ईसा पूर्व के आसपास। 2300 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है जो जई उगाई गई थी मानव द्वारा। कब? 2300 ईसा पूर्व के आसपास। और ये जो जई है ये कहाँ उगाई गई थी? यूरोप में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में। ये हो गया आपका कृषि से जुड़ा हुआ। यूरोप महाद्वीप में जई के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो 8 अनाज मानव द्वारा सर्वप्रथम उगाए गए थे। कृषि से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट है सब खत्म हो जाएंगे। अब सवाल आता है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। स्थायी जीवन के प्रमाण कहां से मिले हैं? स्थायी जीवन सवाल आया।